अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे फॉस्फोराइलेशन के 3 टाइप्स और एटीपी का इंट्रोडक्शन और फोटोसिंथेसिस बेसिकली होती क्या है, आज हम ये पढ़ेंगे। तो फॉस्फोराइलेशन का जो पहला टाइप था दैट इज़ फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब ये जो होता है वो प्लांट्स के अंदर होता है, ठीक है। तो जो फोटोफॉस्फोराइलेशन है वो बेसिकली उन ऑर्गेनिज़म्स के अंदर होता है जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस जो ऑर्गेनिज़म करते हैं दैट आर प्लांट्स, एल्गी और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, सही है। इनके अंदर क्लोरोफिल और ये पिगमेंट्स पाए जाते हैं जो कि क्या करते हैं कि फोटोफॉस्फोराइलेशन करते हैं। इसके अंदर बेसिकली होता क्या है कि जो फॉस्फेट है वो एडीपी में ऐड होता है सनलाइट की प्रेजेंस में, और फिर इस तरीके से वो एटीपी की फॉर्मेशन करता है। यानी कि एडीपी में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट सनलाइट की प्रेजेंस में जब ऐड होगा और एटीपी की फॉर्मेशन करेगा तो वो फिनोमिनन जो है वो फोटोफॉस्फोराइलेशन कहलाया जाएगा। ये जो प्रोसेस है वो होता है थाइलाकोइड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ये आपने क्लोरोप्लास्ट का जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको पता लगेगा कि इसकी जो मेम्ब्रेन थाइलाकोइड, इसके अंदर जो थाइलाकोइड होता है उसकी मेम्ब्रेन जो होती है उसमें ये प्रोसेस टेक प्लेस करता है। उसके बाद जो हमारे पास सेकंड टाइप है जो कि फॉस्फोराइलेशन की, दैट इज़ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इसके अंदर क्या होता है कि जो एडीपी है वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में ऐड होता है। एडीपी जो है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में ऐड होता है एडीपी फॉस्फेट में ऐड होता है एनर्जी ऑफ ऑक्सीडेशन के साथ में, और बनाता है एटीपी, ठीक है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में क्या होता है, जो एडीपी है वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में ऐड होता है एनर्जी ऑफ ऑक्सीडेशन के साथ में और बनाता है एटीपी। अब ऑक्सीडेशन का एक अलग प्रोसेस है वो आप अलग से पढ़ेंगे। अब सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक मॉलिक्यूल होता है जिसको सबस्ट्रेट कहते हैं, और वो जो सबस्ट्रेट है वो एक मीडियम होता है। यानी कि क्या होता है कि इनडायरेक्टली, अब ये जो प्रोसेसेस थे इनमें डायरेक्टली फॉस्फेट एडीपी के अंदर ऐड हो रहा था और एटीपी की फॉर्मेशन कर रहा था, लेकिन सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन में क्या होता है कि ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इसके अंदर डायरेक्टली ऐड नहीं होता, ये एक मीडियम के थ्रू इसमें ऐड होता है और वो मीडियम कहलाता है सबस्ट्रेट। यानी कि ये जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है ये पहले सबस्ट्रेट में ऐड होगा और उसके बाद एडीपी में ऐड होगा। कैसे, आप एग्जाम्पल ले लें क्रेब साइकिल का। क्रेब साइकिल के अंदर क्या होता है कि एक सबस्ट्रेट होता है जिसको आप कहते हैं जीडीपी। तो पहले जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है वो इसके पास आता है और उसके बाद यही जीडीपी अपना जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है उसको ये डोनेट कर देता है, किसको, एडीपी को। अब एडीपी के पास फिर से आ जाता है क्या, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और वो बना लेता है एटीपी। तो इस केस में जो फॉस्फोराइलेशन होती है उसको कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो यहाँ पे जो सबस्ट्रेट है वो क्या था, जीडीपी इस केस में, ठीक है। इस एग्जाम्पल में जो सबस्ट्रेट है वो क्या है, जीडीपी। ये किस में होता है, क्रेब साइकिल के अंदर, अभी बायो एनर्जेटिक्स के अंदर ही हम पढ़ेंगे, सही है। उसके बाद हमारे पास है एटीपी। अब एटीपी क्या है, एटीपी है एक न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड के 3 पार्ट्स होते हैं, एक होता है फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, एक होता है पेंटोस शुगर,
और एक होता है नाइट्रोजनस बेस। न्यूक्लियोटाइड के ये 3 पार्ट होते हैं। अब एटीपी एक न्यूक्लियोटाइड है, लेकिन उसके अंदर जो फॉस्फेट ग्रुप है वो कितने हैं? 3। ये देखें 3 फॉस्फेट ग्रुप हैं इसके अंदर, इसीलिए इसको ट्राइफॉस्फेट कहा जाता है। दैट इज़ TNP, ट्राइफॉस्फेट। अब ये वाली जो रिंग है इसको कहते हैं पेंटोस शुगर, और यहाँ पे जो नाइट्रोजनस बेस है वो होता है एडेनिन। अब जो पेंटोस शुगर है और नाइट्रोजनस बेस है, इनको मिला करके क्या कहा जाता है? इस पार्ट को, पेंटोस शुगर और नाइट्रोजनस बेस, इस पार्ट को मिला करके कहा जाता है न्यूक्लियोसाइड। पेंटोस शुगर और नाइट्रोजनस बेस को मिला करके न्यूक्लियोसाइड कहा जाता है। सही है। तो अगर हम इस पार्ट की बात करें तो ये क्या कहलाएगा? एडिनोसिन। ये वाला पार्ट एडेनिन और पेंटोस शुगर को मिला करके क्या कहा जाता है? एडिनोसिन। और ये वाला जो पार्ट है इसको ट्राइफॉस्फेट। तो इस तरीके से ये एटीपी का स्ट्रक्चर बनता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन, और ये क्या है? ट्राइफॉस्फेट। सही है। एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहा जाता है। वो इसीलिए कि ये मीडिएटर के तौर पे एक्ट करता है, वो मैं आगे बताती हूँ। लेकिन क्या है कि इसका ये जो तीसरा बॉन्ड है ना फॉस्फेट के साथ में, ये वीक बॉन्ड होता है, तो ये इजीली ब्रेक हो सकता है। तो ये जब बॉन्ड ब्रेक होता है ना, तो फिर ये एटीपी जो है वो एनर्जी रिलीज़ करता है, यानी कि जब बॉन्ड टूटता है तो फिर एनर्जी रिलीज़ होती है, बेसिक केमिस्ट्री फिनोमिनन। तो भाई ये जो एनर्जी यहाँ पे रिलीज़ होती है ना, वो होती है 7.3 किलो कैलोरी पर मोल। ये एनर्जी यहाँ पे ये रिलीज़ होती है ये बॉन्ड टूटने पर। तो ये वाली एनर्जी क्या होती है कि बॉडी फंक्शंस में यूटिलाइज होती है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। हाँ, तो अब बात करते हैं कि मीडिएटर क्या है। मीडिएटर एक्चुअली कहते हैं कि ऐसी चीज़ जो कि एनर्जी को स्टोर करे और सप्लाई करे। तो एटीपी एनर्जी को स्टोर भी करता है और उसे सप्लाई भी करता है। जिस रिएक्शंस में इस एनर्जी को स्टोर करवाना पड़ता है उसे एंडोगोनिक रिएक्शंस कहते हैं, और जिन रिएक्शंस में एनर्जी को सप्लाई करना होता है उसको एक्सर्गोनिक रिएक्शंस कहते हैं। तो एटीपी इन रिएक्शंस के अंदर अपना रोल प्ले करता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक्चुअली है, इट इज़ ए बायोकेमिकल एनाबॉलिक प्रोसेस। बायोकेमिकल यानी कि बॉडी के अंदर होने वाला, और एनाबॉलिक यानी कि जिसमें कोई चीज़ बन रही होती है। तो इसके अंदर क्या बन रहा होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल करके लाइट की मौजूदगी में ये क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, और ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज़ होता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट जो है यहाँ पे क्या होता है? एंड प्रोडक्ट। सही। और ये जो ऑक्सीजन यहाँ पे होती है ये होती है हमारे पास बाय प्रोडक्ट, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इसके अंदर रिएक्टेंट्स होते हैं। दीज आर द रिएक्टेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, सनलाइट की मौजूदगी में ये। उसके बाद रोल ऑफ लाइट इन फोटोसिंथेसिस। लाइट हम फिज़िक्स में पढ़ते हैं कि उसकी डुअल नेचर होती है, यानी कि वो पार्टिकल के तौर पे भी एक्ट कर सकती है और वेव के तौर पर भी एक्ट कर सकती है। पार्टिकल उसकी नेचर ये है कि वो उसको हम कहते हैं कि वो पैकेट्स का एक कलेक्शन होती है लाइट,
और उन पैकेट्स को कहा जाता है फोटोन या क्वांटा कहा जाता है। ये जो फोटोन है इसके बारे में ये मैं आपको बताऊं कि जब फोटोन जो है वो अब्ज़ॉर्ब हो जाता है, यानी कि जब प्लांट फोटोन को अब्ज़ॉर्ब कर लेता है तो फिर वो अब्ज़ॉर्ब्ड फोटोन विजिबल नहीं होता। यानी कि जिस वेवलेंथ को, यानी कि वेवलेंथ इज़ बेसिकली द कलर, तो जो तमाम कलर्स हैं वो वेवलेंथ की वजह से डिफ़र कर रहे होते हैं, अलग अलग वेवलेंथ्स की वजह से, अलग अलग एनर्जी की वजह से अलग अलग कलर के शेड्स बनते हैं। तो जो वेवलेंथ यानी कि जो कलर अब्ज़ॉर्ब कर लेता है प्लांट, वो कलर दिखाई नहीं देता, और जो कलर वो रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, अब्ज़ॉर्ब नहीं कर देता, वो कलर विजिबल होता है, वो हमें दिखाई देता है। यानी कि जो ग्रीन कलर पौधों का हमें दिखता है वो इसकी वजह से होता है कि ग्रीन कलर प्लांट अब्ज़ॉर्ब नहीं करता। ग्रीन का कलर का जो वेवलेंथ है, जो वेवलेंथ का फोटोन है वो प्लांट अब्ज़ॉर्ब नहीं करता, उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। इसकी वजह से ज़्यादातर जो हमें प्लांट है वो ग्रीन दिखाई देते हैं। अब हम आते हैं कि वो कौन सी चीज़ है जो कि फ़ोटोन को अब्ज़ॉर्ब करती है। उसको कहते हैं पिगमेंट। पिगमेंट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि फ़ोटोन को अब्ज़ॉर्ब करता है। सही है। उसके बाद है कि हर एक जो पिगमेंट होता है वो कोई ना कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ को, किसी न किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को वो क्या करता है, वो अब्ज़ॉर्ब करता है। सही है। तो क्लोरोफिल का अलग उसका होगा अब्ज़ॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, और जो कैरोटीनॉइड है उनका अलग होगा। अलग अलग पिगमेंट्स का एब्ज़ॉर्प्शन स्पेक्ट्रम अलग अलग होता है। तो यहाँ पे ये अब्ज़ॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आपकी बुक में दिया गया है, जहाँ पे ये बताया गया है कि जो है ना ब्लू और रेड कलर, इनकी जो अब्ज़ॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की जो है वो हाईएस्ट पीक होती है। यानी कि जो है हमारे पास जो प्लांट है 430 नैनोमीटर की वेवलेंथ पर वो ब्लू कलर को क्या करता है, वो अब्ज़ॉर्ब करता है, ब्लू कलर के फ़ोटोन को, और 670 नैनोमीटर की वेवलेंथ पर वो क्या रेड कलर के फ़ोटोन को वो अब्ज़ॉर्ब करता है। ये दोनों कलर फोटोसिंथेसिस में मोस्ट इफ़ेक्टिव होते हैं, यानी कि ब्लू एंड रेड मोस्ट इफ़ेक्टिव होते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस। सही है। तो ब्लू और रेड कलर फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। ये वो कलर है जो कि प्लांट सबसे ज़्यादा अब्ज़ॉर्ब करता है, इसका अब्ज़ॉर्प्शन स्पेक्ट्रम सबसे हाईएस्ट होता है। और जो ग्रीन कलर है वो लोवेस्ट, क्योंकि वो प्लांट अब्ज़ॉर्ब नहीं करता, वो इतना इफेक्टिव नहीं होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। अब्ज़ॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हमें ये बताता है कि वो कौन सी वेवलेंथ्स हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए इफ़ेक्टिव साबित होती हैं। तो फिर जो ग्रीन है वो इतना अब्ज़ॉर्ब नहीं होता, इसकी की वजह से प्लांट्स हमें ग्रीन दिखाई दे रहे होते हैं। तो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लोरोफिल को इंशाअल्लाह। अज़्ज़ा वजल। अल्लाह हाफ़िज़।